कि खानपुर के हवाले से मुझे और कमर इकबाल जतोई साहब को आग और पानी समझा जाता था। वो बात मैंने बिल्कुल ढिठाई से कह देनी है, तो मैं ये चश्मा पहन लेता हूँ। आम दुनियादार बंदा हूँ, मैंने कभी भी पैसे को अहमियत नहीं दी। वोट बैंक मेरी राय में जो नौजवान तबका है उसका वोट बैंक बड़ा वाज़े तादाद में इमरान खान की मोहब्बत से सरशार है। 170 क्लियर बताएं पहले नंबर पे कौन आ रहा है। कौन सा घोड़ा थोड़ा सा आगे निकल जाए और कौन सा पीछे रह जाए, हमने नहीं, इसके बारे में फैसला वोटर ने किया। जी Q1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद जगह पर देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको मुनफरिद जगहों की भी सैर अपने साथ साथ कराइए। आज के प्रोग्राम इलेक्शन 2024 में आज हमने अपने एक साथी रिपोर्टर को अपने साथ बुलाया है अपना साथ देने के लिए, और कम से कम मैं उनके बारे में चंद लाइनें ज़रूर बोलूँगा कि खानपुर में जिनको मैं ये समझता हूँ कि उन्हें सहाफ़त तो हम दोनों से बड़ी दूर है, सच्ची बात यही है, मगर जिनको रिपोर्टिंग आती है मैं कम से कम उसमें एक मुनफरिद मकाम है उस शख्स का, और उसका नाम है हाजी रियाज अहमद बलोच। बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे, और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं इस सिलसिले में कि इस वक्त इलेक्शन 1 ख़ास तौर पर 170 और 171 दो कौमी असम्बली की सीटों पर बात करेंगे। मज़ीद भी अगर बात आगे बढ़ी तो हम उसको आगे ज़रूर चलाएँगे, मगर उसके अलावा हम 258, 257, 259, 260 सूबाई असम्बली की सीटों पर भी हम बातचीत करेंगे कि इस वक्त क्या सिनारो है, इस वक्त सिचुएशन क्या है, लोगों का रुझान किस तरफ है, क्या हकायक हैं, क्या नज़र आता है, क्या हो सकता है। फैसला वोटर ने करना है, मगर रुझान हम डिस्कस कर सकते हैं। किसका वहाँ से जहाँ इधर जाना किसको फ़ायदा दे रहा है, किसको नुकसान दे रहा है, इस पर भी बातचीत ज़रूर करेंगे। पहले हम बात करेंगे रियाज अहमद बलोच से कि इस वक्त, बलोच साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर शहर की सूरत हाल है 170 की, वो क्या आप समझते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कमर इकबाल जतोई साहब आपका, आपके चैनल Q1 टीवी के हवाले से आपने मुझे यहाँ पर आज मदऊ किया। लेकिन साथ ही मैं अपने नाजरीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये अगर इनको कट ना करें तो बेहतर ही होगा कि खानपुर और ज़िला रहीम खान के हवाले से मुझे और कमर इकबाल जतोई साहब को आग और पानी समझा जाता था। आज हम बैठे हुए हैं, तो आज हम इंशाल्लाह डिबेट करेंगे आपस में, लोगों को बताएंगे इलेक्शन के हवाले से अपनी लिमिट्स में रहकर। लेकिन कमर जतोई साहब, आज आप फंस गए मुझे बुला के। मैंने जो आज आपसे बातें करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों के इंटरव्यू कर रहे थे, आज मुझे लगता है चैनल आपका होगा और इंटरव्यू भी आपका होगा, और वो मैं करूँगा इंशाल्लाह, अगर आपने ये इसको कट ना किया। दूसरी ये है कि मैंने ये एक चश्मा पहना हुआ है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार रियाज, अक्सर तुम रात को भी चश्मा ये ब्लैक कलर का लगा के रखते हो, तो क्यों रखते हो? वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो बात मैंने बिल्कुल ढिठाई से कह देनी है, तो मैं ये चश्मा पहन लेता हूँ, ब्लैक हो जाता है, मेरी आंखें नहीं देख सकता और मुझे शर्म भी नहीं आती। और जो बात जो है मैंने नहीं कहनी होती, फिर वो मैं अपनी आंखें ऐसे कर लेता हूँ ताकि नजर आए। तो कमर इकबाल जतोई साहब, सबसे पहले मैं जी कमर इकबाल जतोई साहब का मशकूर होने के बाद ये कहूँगा कि कुछ मैं कमेंट्स अक्सर पढ़ता रहता हूँ। कमर इकबाल जतोई साहब को काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट्स दिए हुए हैं। ज़ाहिर बात है, हर जगह पे चाहने वाले और कुछ लेग पुलिंग करने वाले मौजूद होते हैं। तो कमर इकबाल जतोई साहब को अक्सर कहा जाता है कि ये प्लांटेड प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं इनके प्रोग्राम सारे देखता हूँ। मैंने कभी इनको किसी जगह पे प्लांटेड प्रोग्राम करते हुए नहीं देखा, और आज मैं बिल्कुल बरहल्फ ये कह सकता हूँ कि हम बैठे हैं, कमर साहब ने मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दी, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, हम किस लिए बैठ रहे हैं, हमने क्या क्या बातें करनी है, हमारा बिल्कुल तय नहीं हुआ। हम जो बातें करेंगे उसमें से ज़ाहिर बात है जो एडिटिंग ये करेंगे इनकी मर्जी है, लेकिन हम खुल के अपने दिल की बातें करेंगे, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे जो लगे। तो कमर इकबाल जतोई साहब, सबसे पहले आपके चैनल पे आपका इंटरव्यू, आप ये बताएं कि सारी दुनिया पैसे के पीछे फिर रही है, और इस दौर में आपने Q1 टीवी का ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट और इतना ज़्यादा आपने जो है सच्चाई की तरफ जो है वो लेके गए हैं। ज़ाहिर बात है उसमें दो चार चीज़ें मेरे समझ में आती हैं कि उम्र के इस हिस्से में आके बंदा वैसे ही कहता है कि यार मैं ना करूं, या दूसरा ये भी होता है कि किसी बंदे की शोहरत होती है, वो अपनी उस शोहरत के लिए, पैसे के पीछे नहीं, अपनी शोहरत के लिए कि जी मुझे कोई झूठा ना कहे,
तो मैंने देखा है आपने हमारे पूरे ज़िला रहीमियार खान में जाके हलकों में मुख्तलिफ जगहों जगहों पे, और कोई मोची है, कोई पॉलिश कर रहा है, कोई बना रहा है, कोई छुरियाँ बना रहा है। छोटे तबके पे जिन्होंने वोट देने हैं, उनके जाके आपने इंटरव्यू किए और उनको दिखाया भी सही बड़ी इसके साथ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी का पार्ट ये? अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये कई दिनों से आफ्ताब अनवर जो मेरे इस प्रोग्राम को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं, कैमराग्राफी भी करते हैं, वो मेरे साथ होते हैं। मुझे उन्होंने एक आध बार यही सवाल किया है कि भैया आप इतने दिनों से अपना पेट्रोल जलाते हैं, अपने पल्ले से खाना खाते हैं और उसके बावजूद किसी से एक आने के रवादार नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? ये सवाल उन्होंने किया तो मैंने उन्हें रास्ते में जवाब दिया कि यार पहले भी मैं पैसों का रवादार नहीं था। अल्लाह ताला मेरे बच्चों की उम्र दराज रखे, उनकी सेहत रखे। मेरे बच्चे कमाते हैं, आज कम से कम 10 सालों से मैं नहीं कोई कमा रहा, मेरे बच्चे कमाते हैं। यूँ समझे मैं अपने बच्चों की कमाई उड़ा रहा हूँ, आम दुनियादार बन रहा हूँ। मैंने कभी भी पैसे को अहमियत नहीं दी। उसकी बेस वजह यह है कि मेरा कारोबार है। मेरे तीनों बेटे आजकल बरसरे रोजगार हैं। एक के पास हैसम के पास तस्कीन माल है, हसाम के पास ट्रैवल एजेंसी भी है, पानी भी है, पानी का प्लांट भी है मेरा आब हयात, और माज भी आजकल बहुत फ्रीलांसर तौर पर अच्छी कमाई कर रहा है। मेरे तीनों बेटियों की कमाई मेरे काम आ जाती है, मुझे लोगों से क्या लेना देना। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई मुझे पैसे दे, ये नहीं मैं उठा के फेंक दूंगा। ख्याल करी जो बाबा ये सो तो मैं गिनता मंग सा कोई ना। कमर जतोई साहब ने अपने असासे छुपाए हैं, इनको Q1 टीवी की तरफ से भी माशाल्लाह आमदन शुरू होगी और वो डॉलर्स में है। अल्लाह ताला बरकत डाले इसमें। कमर जतोई साहब, मेरे ख्याल में आज जो आपने मुझे बुलाया था और मैं मेज़बान भी कह लें उसका किरदार भी अदा कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको कहा है कि मैंने काला चश्मा पहन के आपसे जो सवालात करने हैं उनका जवाब मैं आपसे लूँगा और आपको काटने भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हमारा जो आबाई खानपुर का हल्का है 170 NA 170, और उसके नीचे जो सीटें हैं 258, 259, और मेरे ख्याल में कुछ हिस्सा उसका 257 भी लगता है जी। कुछ तो 3,000 वोट 256 के भी है। 256 के भी कमर साहब ने मेरी जो है मालूमात में इजाफा कर दिया, वो लगते हैं। तो उन पे थोड़ी सी हम बात कर लें, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी जाएंगे। हमारे पास बड़ी मालूमात हैं, खुफिया भी हैं, दूसरी भी हैं, लोगों की राय भी है, हमारी अपनी एनालिसिस भी है। तो कमर साहब, सबसे पहले हम 170 की अगर बात करें तो क्या आप समझते हैं कि 170 में अब बड़ा क्लियर हो रहा है, पिक्चर सामने आ रही है कि सिर्फ 2 दिन इंतखाबात में रह गए हैं, तो क्या असरअंदाज हो रहा है, क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं और किस तरह से उम्मीदवारों को आप देख रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार आगे जा रहा है, कौन सा दूसरे नंबर पे और कौन सा रेस में तीसरे नंबर पे? देखें, जहाँ तक बात है 170 की, इस वक्त 3 मेन उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून से शेख फयाजुद्दीन, पीपल्स पार्टी से सैयद हामिद सईद काज़मी, और आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मियाँ गौस मोहम्मद। मैं समझता हूँ कि शेख फयाजुद्दीन इन तीनों में से आगे जा रहे हैं। उसमें ये मत समझिएगा मुस्लिम लीग नून के हामी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि शेख फयाजुद्दीन की शख्सियत का भी इसमें बड़ा हाथ है या बड़ा असर है। इसके बाद अगर कह लें कि वोट बैंक, मेरी राय में जो नौजवान तबका है उसका वोट बैंक बड़ा वाज़े तादाद में, वाज़े मिकदार में इमरान खान की मोहब्बत से सरशार है। मगर इमरान खान की मोहब्बत में जो सरशार नौजवान है और वो चार्ज है। मैंने ये देखा कि अगर कोई पीपल्स पार्टी का हामी है और मैंने उसके आगे माइक किया है कि वोट की कुड़े सो सही पीपल्स पार्टी, सही वोट की कुड़े सो शेर। जब मैंने तहरीक इंसाफ के हामी के आगे, मुझे तो नहीं पता था कि उसके अंदर इमरान खान को बल्ले को ऐसे चार्ज क्राउड है, वो चार्ज होकर कहता है कि उसको। इसीलिए मैं समझता हूं कि पोलिंग डे पर जो भी अपने हामी निकाल सका वो कामयाब हो जाएगा, और अगर पोलिंग डे किसी से मैनेज ना हुआ, जिससे भी लूज हुआ, वो बिल्कुल नाकामी की तरफ चला जाएगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि पहले नंबर पर मुझे शेख फयाजुद्दीन साहब नजर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर मुझे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। मगर आप इस दौरान नज़रअंदाज मत कीजिएगा सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी को। सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी के मुरीदैन की एक बड़ी माकूल तादाद है जो ख़ास तौर पर शहरी और देहाती हल्के में
रहती है। वो उन्होंने उनका कहना है कि हमने कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, मगर सैयद हामिद सईद शाह काज़मी साहब के आने से हम और हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे भी हामिद सईद काज़मी साहब को वोट देंगे। तो इसलिए आप उन्हें बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करें। ये भी हो सकता है कि दूसरे नंबर पर काज़मी साहब आ जाए और मियाँ गौस मोहम्मद साहब जो माफ़ कीजिएगा बाज़-औक़ात वो ऐसी वो सराइकी में गरशूल काट देंगे या बुरदल बंदा ही कहनी गाल करेगा, वो उस वजह से जो मैं समझता हूँ कि उस कुछ लोगों की निगाहों में वो एक नापसंदीदा शख्सियत बन गया है। ये 170 के ऊपर तो मेरी राय यही है। अच्छा, मैं आपकी इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा। मैं इसको जो है वो सामने खड़े होके मैं आपको कुछ दलाइल से कुछ बात करूँगा। आप शेख फ़ियाज़ुद्दीन की शराफ़त के हवाले से बात कर रहे हैं, बिल्कुल एग्री हैं, पूरा शहर एग्री है, मैं क्यों ना हूँ, मैं भी एग्री हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो इस वक़्त हालत है, कैदी नंबर 804 की जो बताई जा रही है, उसके हवाले से मैंने भी काफ़ी जगहों पे देखा है, तो महसूस यही होता है कि लोगों का, ख़ुसूसन नौजवानों का और ख़वातीन का, उनका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ है। आप ये बताएँ, ये तो आप कह रहे हैं कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 के बारे में वाज़ेह पूरी दुनिया कह रही है, बेनज़ीर ने तो अपनी जान दे दी, शहादत ले ली, उसके वालिद भी चले गए, उनका भाई भी चला गया, मीर मुर्ज़ा भुट्टो। तो क्या आप ये समझते हैं कि इस दफ़ा मेरे ख़्याल में लोग बेनज़ीर की शहादत को नहीं देखेंगे? ऐने में मुझे काफ़ी पोज़ीशन जो है वो पीपल पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता हम 170 में तो आप कह सकते हैं कि शेख फ़याज़ की इस वक़्त बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा हुकूमत भी है, कई लोगों के मामलात भी हैं, ख़दशात भी हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल पार्टी को ये वोट नहीं जाएगा? पीपल पार्टी की एक दफ़ा फिर दोबारा जो है वो बिलावल की वजह से बिलावल नौजवान आया है। यह सब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग बेनज़ीर को या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूल नहीं सकते, मगर सच्ची बात यह है कि हमारी जो पाकिस्तानी जो हम हैं, हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। हम बड़े-बड़े सदमे भूल जाते हैं। लोग ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक वक़्त था कि जब उनकी शहादत हुई, तो लोगों ने अपने आप को ज़िंदा जला दिया था। यानी कि लोगों ने कोड़े 60,000 से ज़ायद लोगों की पीठों पर कोड़े लगे थे, लोगों ने कोड़े खाए थे सजाए मौत के खिलाफ। अच्छा, लोगों ने जिंदा अपने आप को जला दिया था, ये कोई मामूली बात नहीं। अच्छा, अगर आप ये 8 तारीख वाला 8 मई वाला जो वाक़या हुआ इमरान खान के गिरफ्तारी का और 9 का उसका रद्द-ए-अमल आया, तो वो भी आपने देखा कि लोगों का रद्द-ए-अमल जो था वो एक गलत डी ट्रैक था मेरी निगाह में। वो लोगों को एहतजाज करना चाहिए, उसके हामियों को एहतजाज कर लेंगे, मगर वो डी ट्रैक हो गए। किस जानिब चले गए आपको भी पता है, हम उस पर बात करने से ज़रा इज्तनाब करेंगे। मगर सच्ची बात यह है कि लोग बेनज़ीर की शहादत को अब कुछ शायद भूल चुके हैं। अच्छा, जब देखिए ना 27 दिसंबर को जो एक सानिया 2007 में जो सानिया हुआ बेनज़ीर की शहादत का, तो उसके बाद जो रद्द-ए-अमल लोगों ने दिया, वो आपने भी देखा कि लोगों ने ऐसे-ऐसे लोग जितवा दिए। आप देखें रहीम यार खान जैसा शहर, जहाँ पर मकामी लोकल आबादी बहुत कम है, वहाँ पर एक सीट कौमी असम्बली की शहर में निकली, जावेद वड़ाइच की, जावेद हसन दाद गुजर की सीट निकली, जावेद अकबर ढीलू की सीट निकली, 3 सीटें वहाँ से निकली। यहाँ पर भी मियाँ अब्दुल सत्तार साहब जीत गए और ऑफ द रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो रैस सुहेल वाहिद भी जीत गया था। बाकी जो बाद में हुआ उस पर हम अब क्या लकीर तो नहीं पीटनी हमने, वो भी जीत गए। मगर ये यानी कि लोग रद्द-ए-अमल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो बाद में शायद भूल जाते हैं। अब बिलावल को अगर इस तरह चार्ज कराया जाता जिला रहीम यार खां में, तो शायद उनका वोट बैंक मजीद बढ़ जाता। पीपल्स पार्टी चली गई है एक अशराफिया के हाथ, वो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके पास पीपल्स पार्टी। चलें, वो लंबा ना हो जाए इंटरव्यू। हाँ। तो मैंने नाजरीन कहा था कि मैंने ये चश्मा रखा हुआ है, तो ये मैं उस वक्त पहनूंगा जब मैं कमर जतो हिसाब से ज़रा मुश्किल मेरे हवाले से जो है सवाल। कमर साहब, मैं चश्मा पहन रहा हूँ 170, क्लियर बताएं, क्लियर बताएं कि पहले नंबर पे कौन आ रहा है 170? मेरी निगाह में शेख फ़याज़ुद्दीन। शेख फ़याज़ुद्दीन साहब आ रहे हैं पहली नज़र। ठीक है जी, कमर जतोई साहब का तजज़िया है कि शेख फ़याज़ुद्दीन साहब पहले नंबर पर आ रहे हैं और उसके बाद दूसरे के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं है, तो दूसरे नंबर पे आप किसको देख रहे हैं? देखिए, दूसरे घोड़े जो है ना वो बराबर दौड़ रहे हैं। अगर वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो वोट बैंक जो चार्ज है वो है कैदी नंबर 804 का, जो चार्ज क्राउड है और नौजवानों में और ख़वातीन में। मगर बात वही मैं कर रहा हूँ कि आप सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी और पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए ये दोनों घोड़े जो हैं
ये बराबर बराबर भाग रहे हैं, कभी वो आ गए। अब 8 तारीख की शाम को तक कौन सा घोड़ा थोड़ा सा आगे निकल जाए और कौन सा पीछे रह जाए, इसके बारे में हमने नहीं, इसके बारे में फैसला वोटर ने करना। जी नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जो है ये इलेक्शन 2024 का, ये थोड़ा सा तवील हो गया है। ये था पहला हिस्सा, यहाँ पर हम ब्रेक दे रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही, ताकि आप बोर ना हो। अगर एक ही 40-45 मिनट का हो जाए तो आप यकीनन बोर होंगे। आपकी बोरियत को मलूज़ खातिर रखते हुए हम यहाँ पर कट लगा रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद हम इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा नशर करेंगे। आपसे मुल्तमस हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें तजावीज़ दें और इस वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए Q1 चैनल। थैंक यू।